नमस्कार, यूपीपीएससी मॉडल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये घटना सार जो वार्षिकी 2025 है उसके सीरीज का दूसरा वीडियो है। हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ पेजेस यहाँ पर कवर किए थे। पेज नंबर 35 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था और आज हम लोग इसके आगे के पेजेस को यहाँ पर कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पर जब हम लोग करंट को तैयार करेंगे तो करंट में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, उन सभी को कवर करेंगे, लेकिन उन सभी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। तो जितना यहाँ पर मैं अंडरलाइन करता जाऊँ, हाईलाइट करता जाऊँ, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी मैं यहाँ पर नोट करता जाऊँ, बस आपको उनको ही तैयार करना है। इसके अलावा कुछ भी आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जहां तक बात है, तो अगर किसी करंट के पॉइंट में कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है, कोई की टर्म आ जाता है जो एग्जाम के लिए जरूरी है, लेकिन उसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो मैं उसको साथ में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। और वो भी एग्जाम के लिए जरूरी है, तो उसको भी आपको साथ साथ लेते हुए चलना है। इसके अलावा एक चीज और, जो पीसीएस 2025 का जो प्री का एग्जाम है, इसके लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। और आप लोग नीचे जो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई पड़ रहा है, वहां पर जाके उस फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। खैर, हम लोग यहाँ पर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है, फिजी के राष्ट्रपति की भारत यात्रा तक हम लोगों ने देख लिया था। ये वाला पॉइंट हमारा कवर हो गया था। प्रधानमंत्री थे फिजी के, उनकी भारत यात्रा तक हम लोगों ने देख लिया था। फिजी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा तक हम लोगों ने देख लिया था, और आगे हम लोग आज अगला जो पॉइंट है वो शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, उसने आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत करी है। आदि कर्मयोगी में जो आदि है वो आदिवासी से संबंधित है। ठीक, जनजातियों से संबंधित है। ठीक। तो ये जो है, ये जनजातियों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम रखा गया है आदि कर्मयोगी अभियान। ये जो आदि कर्मयोगी अभियान है, इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत कब करी है और किस मंत्रालय के द्वारा करी है। तो आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत करी है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। 19 अगस्त 2025 को शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है जनजातीय समुदाय, जनजाति मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनको सशक्त बनाने, यानी कि उनको एम्पावर करने के लिए ये एक ऐतिहासिक पहल है, ये माना जा रहा है। तो 3 पॉइंट हमको यहाँ पर मिले कि किसके द्वारा शुरू किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। कब शुरू किया गया? 19 अगस्त 2025 को। क्यों शुरू किया गया है? ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए, जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए। खास बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है, ये जो अभियान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम माना जा रहा है। दुनिया का लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप जो प्रोग्राम है वो ये माना जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है 1 लाख जनजाति प्रधान गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता, यानी कि चेंज लीडर्स को संगठित करना। चेंज लीडर कौन होता है? चेंज लीडर वह एक व्यक्ति होता है जो कोई चेंज लाने का काम करता है। नाम से ही जाहिर है, बदलाव लाने का काम करता है, बदलाव के लिए कैटलिस्ट का काम करता है, उसको हम चेंज लीडर बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 लाख ऐसे गांवों को लिया जाएगा जहाँ पर जो ट्राइब्स हैं उनकी मेजॉरिटी है। और यहाँ पर 20 लाख ऐसे चेंज लीडर्स लीडर्स को क्या किया जाएगा? संगठित किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये जो अभियान है, ये विकसित भारत 2047 का जो विजन है उसके अनुरूप जन केंद्रित और समावेशी विकास मॉडल की नींव रखता है, यानी कि पब्लिक सेंट्रिक, जिसमें जनता केंद्र में हो, ऐसे विकास मॉडल की नींव रखता है। और समावेशी का मतलब इंक्लूसिव, कोई भी ना छूटे। ठीक है, सभी को शामिल करते हुए हमारा जो विकास हो, ऐसे मॉडल की नींव रखता है। इस अभियान की जो मूल विजन है, बेसिक विजन है, और जो इसकी फिलॉसफी है, ये 3 आदर्शों पर बेस्ड है। सेवा, संकल्प और समर्पण पर आधारित है। ठीक। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है आदि कर्मयोगी अभियान का, ये बेसिकली जनजातीय गौरव वर्ष का केंद्रीय हिस्सा है। तो हमारे पास यहाँ पर एक टर्म आ गया, जनजातीय गौरव वर्ष। जनजातीय गौरव वर्ष क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात कर लेते हैं। तो ये जनजातीय गौरव वर्ष का केंद्रीय हिस्सा है जो भारत की जनजातीय विरासत यानी कि ट्राइबल लेगेसी और भविष्य को सेलिब्रेट करता है। अब यहाँ पर जनजातीय गौरव वर्ष के बारे में समझने के पहले हम एक चीज थोड़ा समझ लें जो हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कि हमारे यहाँ एक मुंडा ट्राइब है।
और इस मुंडा ट्राइब ने एक रिवॉल्ट किया था जिसको हम लोग मुंडा रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं। मुंडा रिवॉल्ट या मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं, और इसी को बोला जाता है उलगुलन। उलगुलन का मतलब होता है महान विद्रोह। ठीक। और इसके जो लीडर थे वो लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा। इन्हीं बिरसा मुंडा को भगवान भी कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा। और इन्हीं को धरती आबा कहा जाता है, यानी कि धरती का पिता कहा जाता है। ठीक। इन्हीं बिरसा मुंडा की जन्म तिथि पर, जयंती पर, 15 नवंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो 15 नवंबर को घोषित किया गया था जनजातीय गौरव दिवस। तो ये ध्यान रखना है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। क्यों? जो भगवान बिरसा मुंडा है, जो धरती आबा है, उनकी जयंती है। और ये जो डिक्लेयर किया गया था, ये डिक्लेयर कब किया गया था? ये डिक्लेयर किया गया था 2021 में डिक्लेयर किया गया था। अब ये बेसिकली क्यों किया गया था? जनजातियों को एक पहचान देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और अब जो है वो इन्हीं बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आज है। तो बिरसा मुंडा की जो 150वीं जयंती है, इस 150वीं जयंती को मनाने के लिए जनजातीय गौरव वर्ष की घोषणा करी गई है। और ये कहा गया है कि 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक मनाया जाएगा जनजातीय गौरव वर्ष। जे जीवी मनाया जाएगा। जे जीवी मतलब जनजातीय गौरव वर्ष को मनाया जाएगा। ये बेसिकली क्यों मनाया जा रहा है? भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आदिवासी गौरव, आदिवासी पहचान और आदिवासियों की प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करने के लिए इसको मनाया जा रहा है। ठीक। अब जो मुंडा विद्रोह है तो हम लोग जानते ही क्यों है। और मुंडा जो थे वो बाहरी लोगों को क्या बोलते थे, मुझे आप बताइएगा कि बाहरी लोगों को क्या बोलते थे? वो दीकू बोलते थे। और इस विद्रोह को मैंने बताया उलगुलान के नाम से जाना जाता था, और मुंडा राज की स्थापना करने का ऑब्जेक्टिव इनका था। ठीक है। एक चीज और शायद आपको ना पता हो, तो जो बिरसा मुंडा थे उनको भगवान कहा जाता है। उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया। ठीक। या धर्म की स्थापना कर भी दी थी। और धर्म जो है वो क्या था? धर्म का नाम था बिरसाइन। बिरसाइन नाम के धर्म की स्थापना की थी, बिरसाइट, सॉरी, बिरसाइट नाम के धर्म की स्थापना की थी बिरसा मुंडा ने। खैर, ये हमारे पास बात आ गई, हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब हम लोग जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो ये जो अभियान है आदि कर्मयोगी अभियान, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है उत्तरदायी। उत्तरदायी मतलब रिस्पॉन्सिबल और जन चालित शासन, मतलब ऐसा शासन जो पब्लिक के द्वारा चलाया जाए, उसको सभी स्तरों पर बढ़ावा देना। इसमें गवर्नेंस लैब कार्यशालाएं आयोजित करके राज्य से लेके गांव स्तर तक अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। हम लोग इस पॉइंट को भी ऊपर ही देख के आए हैं कि 1 लाख जनजातीय गांव विजन 2030 तैयार करना है, जिसमें लक्ष्य, निवेश और स्थानीय रणनीति निर्धारित की जाएंगी। 1 लाख जनजातीय गांव केवल आप ध्यान रख लिए, विजन 2030। यहाँ पर 30 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और 550 जिलों में 20 लाख जनजातीय नेतृत्वकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करना है। वही जो हम लोगों ने ऊपर चेंज लीडर्स की बात की थी ना, कि 1 लाख जनजातीय गांवों में 20 लाख जनजातीय चेंज लीडर्स या नेतृत्वकर्ताओं को ऑर्गेनाइज करने का काम इसके तहत किया जाएगा। ये हमें ध्यान रख लेना है। अगला है हमारे पास, बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया। अब राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया, तो राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे बेसिकली होता क्या है? तो राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे जिसको हम नेशनल एक्सप्रेसवे बोलते हैं, बेसिकली एक बहुत ही हाई क्वालिटी वाली एक मॉडर्न सड़क होती है, जिसको बेसिकली तेज, सेफ और अनइंटरप्टेड ट्रांसपोर्टेशन या बिना रुके यातायात के लिए, ट्रैफिक के लिए बनाया जाता है। बेसिकली इसको नॉन स्टॉप कॉरिडोर भी कहा जा सकता है, जो बेसिकली देश के बड़े शहरों, प्रदेश के बड़े शहरों और जो जो इकोनॉमिक सेंटर्स होते हैं उनको जोड़ने का काम ये एक्सप्रेसवेज करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारे सामने बहुत सारे एक्सप्रेसवेज हमको देखने को मिल रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे है हमारे पास, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। तो मुझे कमेंट में बताइए उत्तर प्रदेश में कुल कितने एक्सप्रेसवेज हैं और कितने एक्सप्रेसवेज ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी काम
कर रहे हैं, ऑपरेशनल हैं। ठीक। फिलहाल हम बिहार के इस पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से एक है, जिसका नाम है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। और इसको केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, और एक अधिसूचना जारी करके, एक नोटिफिकेशन जारी करके इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 9 घोषित किया गया है। ये ध्यान रखना है, कौन सा एक्सप्रेसवे घोषित किया गया है? नेशनल एक्सप्रेसवे 9 इसको घोषित किया गया है। अगली चीज क्या है? ये बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह राज्य की सीमाओं के भीतर बनेगा। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बिहार के अंदर ही है, किसी और स्टेट को ये टच नहीं करता है, ना ही किसी और स्टेट में जाता है। ठीक। यहाँ पर इससे क्या होगा? सीमांचल क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। सीमांचल का मतलब क्या है? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कई सारे एरियाज है ना, कई सारे रीजन है, जैसे रोहेलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया, पूर्वांचल हो गया, पश्चिमांचल हो गया, है ना। तो ये कई सारे हमारे उत्तर प्रदेश में भी रीजन्स हैं, वैसे ही बिहार में भी रीजन्स हैं। जैसे बिहार का ये जो रीजन, इसको हम लोग सीमांचल बोल रहे हैं, ये सीमांचल क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सीमांचल जो रीजन है, बेसिकली अगर बात करें तो ये ईस्टर्न बिहार का एक हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? ईस्टर्न बिहार का इलाका है। और ये जो है, ये बेसिकली टच करता है बॉर्डर्स ऑफ नेपाल एंड वेस्ट बंगाल। तो ईस्टर्न बिहार का वो हिस्सा जो नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, उसको सीमांचल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः जो जिले आते हैं बिहार के, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें आता है पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। मुख्यतः ये 4 जिले जो हैं, ये इस सीमांचल में आते हैं। लेकिन मधेपुरा और सुपौल को भी कुछ हिस्सों को सीमांचल का भाग माना जाता है। सबसे बड़ा इला शहर जो है वो यहाँ का पूर्णिया है। तो सीमांचल क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी इस एक्सप्रेसवे से गति मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए बेकार है। अगला आते हैं, केरल जो है भारत का पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। किस प्रकार का साक्षर राज्य है? पूरी तरीके से डिजिटल साक्षर राज्य है, यानी कि डिजिटल लिटरेसी वहां पर जो है, वो जो डिजायर्ड एक लेवल है वहां तक पहुंच गई है। ठीक। तो कितनी पहुंच गई है और कैसे बन गई है, उसको हम लोग देखते हैं। तो केरल ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्वयं को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है। ध्यान रखिए, भारत का पहला है, पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित कर दिया है। घोषणा किसने करी है? मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने घोषणा करी है, डिजी केरल परियोजना के अंतर्गत 21 अगस्त 2025 को करी है। ये जो उपलब्धि है, ये बेसिकली डिजिटल खाई, यानी कि डिजिटल डिवाइड को पाटने और जमीनी स्तर पर इंक्लूसिव ट्रेनिंग के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने में केरल की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। अब डिजिटल डिवाइड कब होगा? डिजिटल डिवाइड तब होता है जब कुछ लोग डिजिटली लिटरेट होते हैं, डिजिटली एम्पावर्ड होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट तक उनकी पहुंच होती है, और बाकी लोग जो डिजिटल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो डिजिटली लिटरेट नहीं है, उनके बीच में अंतर आ जाता है सुविधाओं का इस्तेमाल करने में और भी बहुत सारी चीजों में। तो उसको डिजिटल डिवाइड बोला जाता है। और जब सभी लोग डिजिटली लिटरेट होंगे, तो डिजिटल डिवाइड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया? यहाँ पर 21.88 लाख डिजिटल रूप से निरक्षर व्यक्तियों की पहचान करी गई। इनमें से 21.87 लाख लोगों ने प्रशिक्षण व इवैल्यूएशन को पूरा किया, जिसकी सफलता दर 99.98% थी। तो 99.98% की सफलता दर थी इसकी, और इसमें किसी भी उम्र के लोगों को शामिल किया गया, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि इसमें 104 वर्षीय MA अब्दुल्ला मौलवी बाकवी ने भी प्रशिक्षण पूरा किया। ठीक। क्लियर।
अब यहाँ पर जो प्रशिक्षण है वो लोकल जो है, लोकल जो गवर्निंग बॉडीज थी उनके द्वारा दिया गया, पंचायती राज और नगर निकायों के माध्यम से दिया गया। अब इससे क्या है, ये जो दुनिया भर की हमारे पास डिजिटल सर्विसेज उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ई गवर्नेंस पोर्टल, आयुष्मान भारत, पीएम किसान, जनधन योजना जैसी योजनाओं तक इनकी जो रीच है वो हो गई। डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान से फाइनेंशियल इंक्लूजन इनका हो जाएगा। और भी जो चीजें हैं, जैसे आरटीआई दाखिल करना, सिविल सोसाइटीज की एक्टिविटीज में डिजिटली पार्टिसिपेट करना, ये सब। ठीक है। अब केरल में जो डिजी केरल परियोजना है, इसकी शुरुआत 2021 में पुल्लमपारा पंचायत से की गई थी, जो सरकार की के स्मार्ट पहल से जुड़ी हुई है। इसमें इतना हमें ध्यान रखना है। फिर है, भारत ने ALMM के तहत 100 गीगावाट सौर सोलर पीवी मतलब होता है फोटो वोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग की उपलब्धि प्राप्त कर ली है। ALMM बेसिकली क्या होता है? ALMM का पूरा नाम होता है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ALMM का पूरा नाम नीचे शायद लिखा होगा, हाँ ये है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, ALMM कहलाते हैं। अब ALMM होते क्या है, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जो ALMM है, ये क्या है? अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स बेसिकली क्या होता है? ये भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई एक लिस्ट है। इनके द्वारा जारी की गई लिस्ट है, और इसमें बेसिकली है क्या, इसमें बेसिकली सोलर पैनल बनाने वाली कंपनीज और मॉडल्स के नाम हैं। ठीक है, जिनको गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाई कर दिया गया है। तो ALMM अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ठीक, क्लियर। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर वो मॉडल्स आ रहे हैं सोलर पैनल के, और वो मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं जिनको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई करके रखा है, यानी कि ये प्रमाणित मॉडल है और ये प्रमाणित निर्माण निर्माण करता है इसके। ठीक। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो है हुआ क्या है, यहाँ पर जो क्लीन एनर्जी की जो भारत की महत्वाकांक्षाएं हैं उसको प्रोत्साहन मिला है। इसके द्वारा कैसे मिला है? इस क्योंकि देश ने बेसिकली क्या है, ऑफिशियल तरीके से 100 गीगावाट के सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता हाल में ही प्राप्त कर ली है। यानी कि अब ये कैपेसिटी आ गई है कि हम 100 गीगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक। अभी अगर देखें तो 2014 में ये क्षमता केवल 2.3 गीगावाट थी, जो अब तक दशक में, अब एक दशक में कई गुना जो है वो बढ़ी है। ये जो है वो भारत की सौर ऊर्जा में जो आत्मनिर्भरता है, और 2030 तक जो एक टारगेट रखा गया है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी प्राप्त कर लेनी है, उस टारगेट की दिशा में एक अहम कदम है ये। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। ये जो ALMM लिस्ट या जो आदेश जारी हुआ था, ये कब हुआ था? 2 जनवरी 2019 को जारी हुआ था। और पहली स्वीकृत सूची मार्च 2021 में प्रकाशित हुई। इसमें 8.2 गीगावाट की क्षमता दर्ज थी, और 4 वर्षों में यह क्षमता 12 गुना से अधिक बढ़कर 100 गीगावाट हो गई है। स्वीकृत निर्माताओं की संख्या 2021 में 21 से बढ़कर 2025 में 100 हो गई है, जो देश भर में 123 यूनिट्स का संचालन जो है वो कर रहे हैं। ठीक, बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी। अगला है, मध्य प्रदेश में ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण की घोषणा करी गई है। तो यहाँ पर बात आती है, ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण की घोषणा की गई। तो ग्रीन फील्ड हाईवे क्या होता है? तो अगर हम बात करें तो हमारे जो हाईवेज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के हाईवे होते हैं। एक होता है
ग्रीन फील्ड हाईवे, और एक होता है ब्राउन फील्ड हाईवे। ग्रीन फील्ड हाईवे क्या होता है? ग्रीन फील्ड हाईवे ऐसा होता है जो पूरी तरीके से नया बनाया जाता है। ठीक, पूरी तरीके से नया बनाया जाता है। वहां पर पहले कोई सड़क नहीं थी, हरा भरा मैदान रहा होगा या खेत रहा होगा या विकसित जमीन रही होगी, तो वहां पर एक नई सड़क बनाई जा रही है। इसलिए क्योंकि ये नई बन रही, वहां पर पहले कोई सड़क थी ही नहीं, इसलिए इसको ग्रीनफील्ड हाईवे कहा जाता है। वहीं ब्राउन फील्ड हाईवे क्या होता है? कोई पुरानी है या कोई एग्जिस्टिंग सड़क है, उस सड़क को ही चौड़ा किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है या बेहतर किया जा रहा है, तो ऐसे हाईवे को बोला जाता है ब्राउन फील्ड हाईवे। यहाँ पर कोई नई सड़क या कोई नया नया रास्ता नहीं बनाया जाता, बल्कि पुराने वाले को ही अपग्रेड कर दिया जाता है। ठीक, ऐसे ही मध्य प्रदेश में ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण की घोषणा करी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में ग्रीन फील्ड हाईवे के साथ ही साथ 4 टाइगर जो अभयारण्य हैं, सैंक्चुरीज हैं, उनको जोड़ने वाले 5,500 करोड़ के 4 लेन वाले कॉरिडोर की घोषणा भी करी। तो दो घोषणाएं हुई हैं। पहली बात तो ग्रीनफील्ड हाईवे बनेगा, और साथ ही साथ 4 जो टाइगर सैंक्चुरीज हैं, 4 जो बाघ अभयारण्य हैं, उनको जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा जो 4 लेन वाला होगा। ठीक, जो ग्रीन फील्ड हाईवे है ये भोपाल और जबलपुर के बीच में बनेगा, 15,000 करोड़ रुपए की लागत से, 255 किलोमीटर लंबा। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर टाइगर कॉरिडोर जो बनाया जाएगा 4 लेन वाला, वो 4 टाइगर सेंचुरी जिनके नाम क्या है, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच, इनको वो क्या करेगा? जोड़ेगा। तो ये नीचे वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कंपेरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है नीति आयोग की होम स्टे पर पुनर्विचार, नीतिगत मार्ग निर्धारण पर रिपोर्ट। तो होम स्टे और बीएनबी, ये दो टर्म्स हमारे पास यहाँ पर देखने को हमें मिल रहे हैं। एक है होम स्टे और दूसरा है बीएनबी। ठीक, अब होम स्टे क्या होता है और बीएनबी क्या होता है? होम स्टे का मतलब होता है कि आप टूरिज्म पर गए हैं, कहीं पर घूमने गए हैं, तो वहां पर आप किसी होटल में या किसी गेस्ट हाउस में नहीं रुक रहे हैं, बल्कि वहां पर कोई लोकल एक परिवार है और उस लोकल परिवार के घर में एक मेहमान के तौर पर रुक रहे हैं। बदले में आप उस परिवार को क्या देंगे? कुछ पैसा देंगे। ठीक, तो ये जो सिस्टम है इसको होम स्टे कहा जाता है। लगभग वैसे ही है जैसे आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकते हैं। ठीक, आप उनके परिवार के साथ ही रहेंगे, उनके घर के 1 या 2 कमरों को आप ले लेंगे और वहां पर रहेंगे। वो परिवार आपका पूरा ध्यान रखेगा, खाने पीने का, रहने सहने का, और बदले में आप उसको कुछ पैसा देंगे, जिससे कि उसकी भी जो आमदनी है वो आमदनी बढ़ेगी। तो ये होता है होम स्टे। बीएनबी क्या होता है? बीएनबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेड एंड ब्रेकफास्ट। कई सारी कंपनीज भी हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एयरबीएनबी का, है ना? ठीक, जो इसको चला रही हैं। तो इसमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि आपको एक छोटी सी रहने की जगह दी जाएगी, जहां पर आपको रात में सोने के लिए एक कमरा मिलेगा, एक बेड मिलेगा, और साथ ही साथ सुबह का नाश्ता आपको मिलेगा। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये बेड एंड ब्रेकफास्ट का होता है। इसको आप एक गेस्ट हाउस की तरह समझ ले सकते हैं, जहां पर आप अलग से एक गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, आपको सोने की जगह दी जा रही है, बेड दिया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको नाश्ता भी वहां पर सुबह का दिया जा रहा है। तो ये जो एक नई पॉलिसी जो है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। नीति आयोग ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IAMAI के सहयोग से रिथिंकिंग होम स्टे नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट जो है भारत के होम स्टे और बीएनबी इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप जो है प्रस्तुत करती है। ठीक, रिपोर्ट जारी किसने करी है? सुमन बेरी ने करी है, जो कि उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, उनके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी करी गई है। ठीक, रिपोर्ट की मुख्य विशेषता क्या है? तो हमको बस ये ध्यान रखना है, और बहुत ज्यादा इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी हो।
यहाँ पर बेसिकली क्या है कि एग्रीगेटर्स, मेजबान और नीति निर्माताओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर यह रिपोर्ट सांस्कृतिक रूप से गहन यात्रा अनुभव प्रदान करने में होम स्टे की भूमिका पर प्रकाश डालती है। साथ ही स्थानीय उद्यमिता और रोजगार को सशक्त बनाती है। अब मान लीजिए कि आप लद्दाख घूमने गए, या आप अरुणाचल प्रदेश घूमने गए, मिजोरम घूमने गए, मणिपुर घूमने गए। ठीक। ये इलाके अपनी संस्कृति के लिए भी मशहूर है, जहाँ की संस्कृति आपको आकर्षित भी करती है। तो अगर आप यहाँ पर जाकर किसी होटल में रुकेंगे, किसी गेस्ट हाउस में रुकेंगे, तो आपको वो अनुभव नहीं मिलेगा वहाँ की संस्कृति का, जो अनुभव आप ले सकते हैं वहीं के किसी लोकल परिवार के साथ रुकने में। जब आप उस वहां पर किसी लोकल परिवार के साथ रुकते हैं, तो वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के रहन सहन से आप परिचित होते हैं। तो आपका भी फायदा होता है, प्लस जो वहाँ का लोकल परिवार है, जो इस तरीके की सुविधा आपको प्रदान कर रहा है, अपने घर में रुकने की, खाने की, पीने की, सोने की और सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त करने की, उसकी भी एक आमदनी का जरिया इससे बन जाता है। ठीक। अब यहाँ पर एक टर्म हमारे सामने आया है, एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं। एक पार्टी है जो घूमने जा रहा है, जिसको सर्विस चाहिए, और एक पार्टी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी जिसका कि होम स्टे है, यानी कि जो मेजबान है। इन दोनों को जो मिला रहा है उसको एग्रीगेटर बोलते हैं। कुछ ऐसे ही है जैसे जोमेटो है, आपको खाने का ऑर्डर करना है और रेस्टोरेंट को खाना बेचना है, तो एक ऐप बन गई जिसका नाम जोमेटो है या स्विगी है, और उस जोमेटो और स्विगी की ऐप पर दोनों ही लोग क्या हो गए, जुड़ गए। उसका रेस्टोरेंट भी वहां पर अवेलेबल है, और आपको जब ऑर्डर करना तो आप भी कहाँ पर गए, आप भी जोमेटो या स्विगी की ऐप पर गए। तो ये जो ऐप है ये आपको और सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस डिसिपेंट को मिला रही है आपस में, तो इसको बोलते हैं एग्रीगेटर। जैसे हमारा एग्रीगेटर जोमेटो एक एग्रीगेटर है, हमारा स्विगी एक एग्रीगेटर है फूड मार्केट में। ऐसे ही अगर होटल और टूरिज्म की बात करें तो मेक माई ट्रिप एक एग्रीगेटर है। ठीक है। एयरबीएनबी एक एग्रीगेटर है। ठीक। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो इस तरीके के काम करती हैं। तो ये एग्रीगेटर है। तो इनसे मिलने वाला जो एक अंतर्दृष्टि है, मिलने वाली जो एक सीख है, उसका इस्तेमाल करके ये पॉलिसी में को और मजबूत करने के लिए काम यहाँ पर किया गया है। ठीक। अब यहाँ अगर देखें, रिपोर्ट ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आर्थिक अवसर पैदा करने में होम स्टे की भूमिका पर प्रकाश डालती है। मुझे नहीं लगता इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि भाई होम स्टे में अगर लोग रुकेंगे आके तो एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वहां पर बन रही ना। उत्तराखंड के कितने कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पर बेसिक सुविधा भी नहीं है, लेकिन वो टूरिस्ट के अट्रैक्शन का केंद्र है, क्योंकि वो दूर दराज के हैं, वहां पर प्राकृतिक सुंदरता है। ठीक। वहाँ का वातावरण अच्छा है, वहां पर प्रदूषण नहीं है क्योंकि वो अलग है, हर्षिल हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे गांव है वहां पर। ठीक। तो वहां पर क्या है, वहां पर आपको हर दूसरे घर में क्या दिखेगा, होम स्टे मिलेगी दिखेगा, जो वहां पर आने वाले टूरिस्ट के मेजबानी वहां पर करते हैं और बदले में उनको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये क्या है, रिपोर्ट ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आर्थिक अवसर पैदा करने में होम स्टे की भूमिका पर प्रकाश डालती है। आगे चलते हैं, और अगला पॉइंट है हमारे पास, भारत जो है वो AIBD के कार्यकारी कार्यकारी बोर्ड का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। अच्छा, भारत जो है वो AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष तो बना है, लेकिन भारत इसके पहले AIBD की जो जनरल कॉन्फ्रेंस है उसका अध्यक्ष पहले से है। AIBD के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि AIBD बेसिकली है क्या, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो AIBD फुल फॉर्म तो आपको यहीं पर दिखा लिखा मिल रहा है कि एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, यानी कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्ट डेवलपमेंट। ठीक। ठीक है। आई का मतलब यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, तो पूरा नाम क्या हो गया, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम है। AIBD की जो स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये 1977 में हुआ था, और इसको एस्टैब्लिश किया था किसने, यूनेस्को ने इसको एस्टैब्लिश किया था। इसका जो हेड क्वार्टर है या इसका बोले गैरिसन है, वो कहाँ पर है, वो है मलेशिया के कुआलालंपुर में। मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर है। भारत जो है वो AIBD का संस्थापक सदस्य है, और भारत की तरफ से भारत को AIBD में रिप्रेजेंट कौन करता है, प्रसार भारती इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है।
भारत जो है लगातार तीसरी बार एआईबीडी की प्रेसिडेंसी के लिए चुना गया है, जनरल कॉन्फ्रेंस की। और अब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष भी जो है वो बन गया है। तो इसमें हम लोग क्या देखना है, हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना कि भारत को एशिया प्रशांत आ, प्रसारण विकास संस्थान यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ये कहाँ पर हुआ है? फुकेट, थाईलैंड में 23वीं एआईबीडी की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर भारत को निर्वाचन में सर्वाधिक मत मिले। इसके पहले 2016 में भी भारत जो है वो एआईबीडी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अध्यक्ष बना हुआ था। अब अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारत एआईबीडी जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष भी है, और ये डबल लीडरशिप इसको मिल गई है, जनरल कॉन्फ्रेंस का भी अध्यक्ष है और कार्यकारी बोर्ड का भी अध्यक्ष है, और ये भारत के लिए एक मील का पत्थर जो है वो बन गया है। मैंने बताया कि 1977 में यूनेस्को के संरक्षण में स्थापित एआईबीडी एक रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। 45 देशों के 92 संगठन इसके सदस्य हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और प्रसार भारती सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से उसका प्रतिनिधित्व करती है। और यहाँ पर ये जो 23वीं एआईबीडी के जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका थीम था जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया इसकी थीम थी, और अध्यक्षता किसने करी? भारत के गौरव द्विवेदी ने इसकी अध्यक्षता जो है वो की थी। नेक्स्ट है मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। मराठा सैन्य परिदृश्य का मतलब क्या हो गया? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मराठों के बारे में हम जानते हैं कि मराठों की युद्ध कला बिल्कुल अलग थी, गमिनी कावा कहा जाता था, गुरिल्ला युद्ध पद्धति होती थी। और ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, इसका मतलब किसी एक किले या किसी एक जगह से नहीं है, बल्कि ये जो मराठा एम्पायर है, मराठा साम्राज्य है, खास तौर से छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जो एक 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 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो डेवलप करी गई थी, एक सैन्य रणनीति जो डेवलप करी गई थी, और जो किलों का नेटवर्क उनके द्वारा बनाया गया था, वो है ये। ठीक है। इस किलों के नेटवर्क में कई सारे किले शामिल हैं, 12 किले शामिल हैं, जो अलग अलग जगहों पर लोकेटेड हैं। ठीक। और इस पूरे लैंडस्केप में केवल किले नहीं बल्कि पहाड़, घाटियां, जंगल और समुद्र तट भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल जो मराठा थे वो अपनी डिफेंस में और युद्धों में बड़ी चतुराई से करते थे, अपने गुरिल्ला वारफेयर में। ठीक है। अब यहाँ अगर देखें तो इसमें जो लैंडस्केप यहाँ पर शामिल किया गया वो बेसिकली क्या है? वो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। अब सह्याद्री पर्वत श्रृंखला क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला हमारे पास, हम लोगों को पता है ना कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट को कहीं पर कोंकण के नाम से जाना जाता है, और कहीं पर क्या नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जो गोवा कोस्ट है उसको कोंकण बोला जाता है, और जो महाराष्ट्र की तरफ का इलाका है उसको सह्याद्री बोला जाता है। यहाँ पर फैले हुए अलग अलग तरीके के किले हैं जो स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए, तो इसमें जो 12 इंपॉर्टेंट किले यहाँ पर शामिल हैं, ये 12 किलों के नाम यहाँ पर हमको देके रखे गए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। इनमें हमारे पास है रायगढ़ का किला। रायगढ़ का किला क्या है? रायगढ़ का किला यही तो थी शिवाजी की राजधानी। ये क्या थी? कैपिटल थी शिवाजी की, रायगढ़। ठीक। राजगढ़ का किला, शिवनेरी का किला, शिवनेरी के किले में ही तो शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। माता शिवाई का मंदिर यहाँ पर था पुणे में। प्रतापगढ़ का किला, प्रतापगढ़ के किले जहाँ पर प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ था, और इसी के पास जो अफजल खान था, उस अफजल खान को शिवाजी ने मारा था। पन्हाला का किला, विजयदुर्ग, लोहगढ़ का किला, सलेहर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णयुग, खंडेरी और जिंजी का किला। इनमें जो सिंधुदुर्ग है ये समुद्र में है, समुद्री किला है, इसको क्या बोला जाता है? समुद्री किला। और जिंजी किला जो है ये तमिलनाडु में है। सभी किलों में से केवल एक जो है जिंजी का किला, वो कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में है। जिंजी के किले से भी यहाँ की जो सरकार है वो चलाई गई थी शिवाजी के बाद, जब मुगलों से भागकर जो राजा राम है वो भागे थे। ठीक। तो ये अलग अलग जगहों पर किले हैं। जिंजी का किला बताता है कि महाराष्ट्र जो 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 ये मराठा साम्राज्य था उसका विस्तार देखिए तमिलनाडु तक भी था। ठीक है। तो ये 12 मुख्य किले यहाँ पर इसमें शामिल हैं, और ये बेसिकली क्या है? इसका इस्तेमाल किया जाता था ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति के लिए। ठीक।
किलों का नेटवर्क, बेसिकली समुद्री किले हैं, मैदानी किले हैं, पहाड़ी किले हैं, और हर किला एक खास टारगेट को पूरा करता था। और ये जो सभी चीजें हैं, वो जैसे गोरिल्ला हो, किलो का नेटवर्क हो, ये सभी चीजें जो हैं, ये सभी चीजें एक डिफेंस की लाइन बनाती थी मराठों के लिए। हर किला जो है वो अपने आप में एक छोटे शहर जैसा होता था, जहां पर पानी के सोर्सेज होते थे, तालाब वगैरह, अनाज के भंडार होते थे जिनको अंबर खाना कहा जाता था, हथियार रखने की जगह होती थी कि अगर दुश्मन जो है वो घेरा भी डाल दो तो लंबे समय तक उसका मुकाबला किया जा सके, टिका जा सके। तो ये जो किले हैं मराठा लैंडस्केप के, इनको शामिल किया गया है, किसमें शामिल किया गया है? इसको शामिल किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक, जुलाई 2025 में। इसमें मराठा शासकों द्वारा 17वीं व 19वीं शताब्दी के बीच निर्मित महाराष्ट्र के सारे किले, जिनके नाम नीचे लेके रखे हैं वही ऊपर लिखे हुए हैं, वो हैं। और ये जो है ये मराठा साम्राज्य की सामरिक शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। विविध भौगोलिक क्षेत्र में फैले, मैंने बताया कि समुद्री किले हैं, मैदानी किले हैं, पहाड़ी किले हैं, तो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में फैले ये किले हैं। इसको विश्व धरोहर सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने का जो निर्णय है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की पेरिस में हुई 47th सत्र की बैठक में निर्णय इसका लिया गया। अब इसके शामिल होने के बाद भारत के कुल 44 जो साइट्स हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ गई हैं। भारतीय धरोहर स्थलों की कुल संख्या अब हो गई है 44 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। इन 44 में अगर देखा है तो 36 स्थल कल्चरल साइट्स के रूप में यहाँ पर है, 7 हमारे पास नेचुरल में है, प्राकृतिक स्थलों की सूची में, और एक स्थल जो है मिश्रित स्थल की सूची में है। मिश्रित स्थल की सूची में कौन सी जगह है उसका नाम मुझे आप कमेंट में बताइएगा। अगला है हमारा बैराबी सरांग रेल लाइन के उद्घाटन के साथ जो आइजॉल है वो भारतीय रेल के नक्शे से जुड़ गया। पूर्वोत्तर भारत जो है, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, वो बड़ा ही उसका जो लैंडस्केप है, जो ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है उसकी, वो उतनी मतलब सुटेबल नहीं है। पहाड़ियां हैं, उबड़ खाबड़ है, जंगल है। ठीक, तो जो रेलवे नेटवर्क है, उस रेलवे नेटवर्क वहां पर मतलब बहुत लेट पहुंचा। अभी भी कई सारी जगहें ऐसी हैं जो रेल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। ठीक, और यहाँ पर अभी बैराबी सरांग रेल लाइन बनाई गई है, और बैराबी सरांग रेल लाइन के बनाने के बाद मिजोरम की राजधानी जो है वो पहली बार रेल नेटवर्क से कनेक्ट हुई है। ठीक, तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2025 को। और मिजोरम के बैराबी सरांग रेल लाइन का उद्घाटन करने से राज्य की राजधानी आइजॉल पहली बार भारतीय रेल नक्शे से जुड़ गई है। ठीक, इसमें 48 सुरंगें हैं जिनमें 55 बड़े और 87 छोटे पुल बने हैं, तो पुलों की संख्या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसमें एक पुल है जिसकी ऊंचाई 104 मीटर है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। अब इससे क्या हो गया, मिजोरम जो है और मिजोरम की जो राजधानी है वो बेसिकली रेल नेटवर्क से जुड़ गई, जिससे कि क्या होगा, जो जो एक नेविगेशन है वो आसान हो जाएगा, जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब पूरे देश के साथ एक तरीके से इसकी कनेक्टिविटी हो गई है, और इससे पूर्वोत्तर में व्यापार और पर्यटन को भी नया आयाम मिलने की उम्मीद है। पहले जाने के तरीके क्या थे, या तो हवाई जहाज से आप जाइए या बाय रोड जाइए, लेकिन अब रेल के साथ एक अफोर्डेबल रास्ता आपको मिल जाएगा और आप अफोर्डेबल तरीके से वहां पर जा सकते हैं। ये जो बैराब सारंगी रेल लाइन है, ये बेसिकली 51.38 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना है, और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को मजबूत करना है। यह आइजॉल को असम के सिलचर और वहां से पूरे देश के साथ जोड़ दे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है डीप ओशन मिशन के तहत भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी। दो चीजें यहाँ पर हैं। पहली बात तो डीप ओशन मिशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज है डीप ओशन मिशन के तहत सबसे गहरी मानव गोताखोरी करी गई है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर डीप ओशन मिशन को भी हम समझ लेंगे। ठीक, तो भारत ने महासागर की गहराइयों की खोज में नया इतिहास रच दिया है। डीप ओशन मिशन के तहत एक भारतीय एक्वानॉट, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले कहलाते हैं एस्ट्रोनॉट, वैसे ही पानी की गहराई में जाने वालों को नाम दिया गया है एक्वानॉट, यानी कि जल सैनिक। इन्होंने उत्तर अटलांटिक महासागर यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया, जो अब तक की भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी है।
ठीक है, ये फ्रांस के सहयोग से किया गया है इसको। 5 और 6 अगस्त 2025 को हुआ और फ्रांसीसी सबमर्सिबल नौटील से ये गोताखोरियां की गई। और इसमें भारत के डॉक्टर राजू रमेश ने 4025 मीटर गहराई तक गोताखोरी करी। वहीं दूसरे एक्वानॉट जतिंदर पाल सिंह, इन्होंने 6 अगस्त को 5002 मीटर तक जाकर नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया। तो दो लोग हैं, एक डॉक्टर राजू रमेश हैं जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 4025 मीटर की गहराई का गोता लगाया है 5 अगस्त को। और दूसरे हैं रिटायर्ड नौसेना के कमांडर, नेवी कमांडर जतिंदर पाल सिंह, इन्होंने 6 अगस्त को गोताखोरी करी और 5002 मीटर तक जाकर नया रिकॉर्ड बनाया। 5 किलोमीटर से ज्यादा गहराई पर ये नीचे गए हैं। ठीक। अब इस उपलब्धि के साथ क्या हो रहा है, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो गहरे समुद्र में मानवयुक्त अभियान चला सकते हैं। अब यहाँ पर वापस हम लोग आते हैं डीप ओशन मिशन। तो डीप ओशन मिशन बेसिकली क्या है, समझिए इसको। कि डीप ओशन मिशन भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी समुद्री अभियान है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है गहरे समुद्र यानी कि डीप ओशन के जो सीक्रेट्स हैं, जो रहस्य हैं, उनको सामने लाना। वहां मौजूद जो रिसोर्सेज उनका पता लगाना। अब देखिए एक चीज है, अक्सर ये कहा जाता है कि हम आज स्पेस के बारे में तो बहुत कुछ जान गए हैं, लेकिन हम अपने धरती पर मौजूद समुद्रों के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो यही काम इस डीप ओशन मिशन का है कि समुद्र की गहराई के जो रहस्य हैं, वहां पर छुपे हुए जो संसाधन हैं, उनका पता लगाना इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक। अब जैसे हमारे पास गगनयान है, गगनयान हमको अंतरिक्ष में ले जाने का काम कर रहा है, वैसे ही यहाँ पर ले जाने का काम कौन करेगा, डीप ओशन मिशन करेगा। और इसके लिए एक बनाई गई है, एक एक मैंड सबमरीन बनाई गई है, एक मैंड सबमर्सिबल बनाई गई, इसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000, 6000 क्यों रखा गया, 6000 का मतलब ये है कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि समुद्र के नीचे 6000 मीटर तक ये चला जाए। 6 किलोमीटर या 6000 मीटर तक की गहराई तक ये जा सकता है। इसीलिए इसके नाम में क्या रखा गया, मत्स्य 6000। मत्स्य तो आप समझ गए, मछली होता है। ठीक है। ये जो मत 6000 है, टाइटेनियम से मजबूत होता है। टाइटेनियम ना, टाइटेनियम से बनी एक इंडिजिनस तरीके से बनाई गई सबमरीन है, सबमर्सिबल है, सब पनडुब्बी है। तो 3 इंसानों को समुद्र में 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जा सकेगी। और ये क्या करेगी, ये डीप ओशन में मौजूद जो मिनरल्स हैं, जैसे पॉली मेटालिक नोड्यूल्स होते हैं, उनका पता लगाएगी। वहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह ये वहां पर करेगी। ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है कि जो मत्स्य 6000 है, हम लोगों ने अभी नाम दिया ना, मत्स्य 6000 क्या था, ये मानव युक्त सबमर्सिबल 6000 मीटर की गहराई तक जाने के लिए विकसित की गई है। दिसंबर 2027 तक इसका परीक्षण होना होगा। ये पहली स्वयं संचालित मानव युक्त पनडुब्बी है भारत की। टाइटेनियम अलॉय से इसको बनाया गया है। 3 एक्वानॉट्स को 12 घंटे तक समुद्र के अंदर ले जा सकती है। और इमरजेंसी सिचुएशन में 96 घंटे तक उनको जीवित रखने की क्षमता इसके अंदर है। फोकस किस पर है, मिनरल्स और हाइड्रोकार्बन्स की खोज पर है, बायोडायवर्सिटी की स्टडी पर है, और साथ ही साथ क्लाइमेट रिसर्च भी इसमें शामिल है। इस उपलब्धि से भारत अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। अगला है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जुलाई 2025 को किया था। ये इसका 9th एडिशन है। और इस बार ये पुरस्कार की जो थीम थी वो क्या थी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3R। 3R जो है बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी को डिनोट करता है। ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, मुझे आप कमेंट में बताइए। मैंने पहले कई बार कई करंट की क्लासेस में इसको बताया है। अब यहाँ पर 2016 में 73 स्थानीय निकायों से शुरू हुए इन पुरस्कारों के लिए 4500 से अधिक शहरों को 2024-25 के पुरस्कारों के लिए कवर किया गया। यानी कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार है, ये 2016 में जब शुरू किया गया था तो केवल 73 अर्बन लोकल बॉडीज को ही इसके अंडर लिया गया था। लेकिन इस बार जब ये आया है इतने लंबे समय के बाद, 16 से चल रहा है, 2024-25 तक आ गया, अब इसमें 4500 से ज्यादा शहरों को इस सर्वेक्षण में जो है वो कवर किया गया है। ठीक। और 78 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 4 कैटेगरीज में। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है, सुपर स्वच्छ लीग शहर,
स्वच्छ शहर, विशेष श्रेणी और राज्य स्तरीय पुरस्कार। ठीक है। सुपर स्वच्छ लीग शहर में बेसिकली क्या है, जनसंख्या के आधार पर शहरों की 5 श्रेणियों में विशेष स्वच्छता वाले शहरों के लिए यह श्रेणी इस साल पहली बार शुरू करी गई है। स्वच्छ शहर में यहाँ पर भी जनसंख्या के आधार पर शहरों की 5 श्रेणियां हैं। विशेष श्रेणी में गंगा शहर यानी गंगा के किनारे बसे हुए शहर, कैंटोनमेंट बोर्ड, सफाई में सुरक्षा और महाकुंभ की कैटेगरीज को शामिल किया गया है। ठीक है। राज्य स्तरीय पुरस्कारों की एक कैटेगरी, इसमें हर राज्य या हर यूनियन टेरिटरी का एक सबसे जो साफ शहर होगा उसको यहाँ पर मिनिस्टेरियल पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। ठीक। अब बात कर लेते हैं सुपर स्वच्छ लीग में जो 5 कैटेगरी हैं कौन कौन सी हैं। तो सुपर स्वच्छ लीग में पहली कैटेगरी है 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले जो शहर हैं, इन शहरों में जो पहला पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है इंदौर को। ठीक है, किसको दिया गया है, इंदौर को दिया गया। दूसरा दिया गया है सूरत को, और तीसरा पुरस्कार जो है वो दिया गया है नवी मुंबई को। तीसरा पुरस्कार दिया गया है नवी मुंबई को। तो 10 लाख से अधिक वाले में नंबर 1 पर कौन है, 10 लाख से अधिक वाले में नंबर 1 पर है इंदौर। और इंदौर जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि लगातार 8वीं बार इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और इस साल सुपर स्वच्छ लीग में इसको शामिल किया गया। दूसरी कैटेगरी आ रही है 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर, यानी कि वो शहर जिनकी आबादी 3 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, वो शहर यहाँ पर आ रहे हैं। और 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर में अगर देखें तो यहाँ पर पहले लीग पुरस्कार दिए गए हैं नोएडा, चंडीगढ़ और मैसूर को। नोएडा, चंडीगढ़ और मैसूर को। नोएडा उत्तर प्रदेश का है। फिर हमारे पास कैटेगरी आ रही है उन शहरों की जिनकी आबादी 50,000 से 3 लाख के बीच में है। 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में अगर देखें तो पहला पुरस्कार दिया गया न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल को, एनडीएमसी को। 20,500 वालों में, और 20,000 से कम जनसंख्या वाले पहला पंचगनी। ठीक है। इसमें भी स्वच्छ लीग शहरों की श्रेणी में पुरस्कार दिए गए। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंदौर वाला है वो तो हमको ध्यान रखना ही रखना है। 3 से 10 लाख वाले में हमको नोएडा का, चंडीगढ़ का और मैसूर का नाम ध्यान रखना है। 50,000 से 3 लाख में एनडीएमसी का नाम हमको ध्यान रखना है। स्वच्छ शहर के श्रेणियों में भी जनसंख्या के आधार पर शहरों की 5 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। यहाँ पर अगर देखें तो स्वच्छ शहर श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला पुरस्कार अहमदाबाद को, दूसरा भोपाल को, तीसरा लखनऊ को प्रदान किया गया है। 3 लाख से 10 लाख वाले जनसंख्या वाले शहरों में मीरा भाईंदर महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और झारखंड का जमशेदपुर है। मध्य प्रदेश के देवास को 50,000 से 3 लाख जनसंख्या वाले शहरों में पहला, महाराष्ट्र के कराड़ को दूसरा और हरियाणा के करनाल को तीसरा पुरस्कार मिला है। ठीक। गोवा के पणजी को 20,000 से 50,000 जनसंख्या में पहला, छत्तीसगढ़ के बिलाहा को 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में पहला, और आंध्र प्रदेश के चिकीटी को दूसरा और यूपी के शाहगंज को तीसरा पुरस्कार यहाँ पर मिला है। ठीक। विशेष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रयागराज को, बेस्ट कैंटोनमेंट का पुरस्कार सिकंदराबाद छावनी को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र का पुरस्कार ग्रेटर विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर को दिया गया है। महाकुंभ के दौरान बेहतरीन अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, मेला अधिकारी और प्रयागराज नगर निगम को भी पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक। होनहार स्वच्छ शहरों की चौथी श्रेणी में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र से एक एक शहर को पुरस्कृत किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश का जो आगरा है वो शामिल है। ठीक है। प्रॉमिसिंग क्लीन सिटी अवार्ड दिया गया है श्री विजयपुरम, जो कि अंडमान निकोबार में है, उसको पहला पुरस्कार यहाँ दिया गया है। फिर आते हैं आगे, भारत में पशु रक्त आदान। पशु रक्त आदान का मतलब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून चढ़ाना। अब जैसे इंसानों में ब्लड लॉस होने पर या अलग अलग जो हेल्थ कंडीशंस हैं उनमें खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है।
ऐसे जानवरों में भी खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जितनी स्ट्रिंजेंट कंडीशन, जितना स्टैंडर्डाइजेशन और जितने रूल्स और रेगुलेशंस मनुष्यों के खून चढ़ाने वाली चीजों पर लागू होते हैं, उतना जानवरों के ऊपर नहीं, है ना। यहाँ पर तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारी टेस्टिंग होती है, और उसके बाद ही जो खून है वो चढ़ाया जा सकता है। लेकिन जानवरों में पहले ऐसा, अभी तक ऐसा नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर जो ब्लड बैंक्स हैं, उनको पहली बार यहाँ पर दिशा निर्देश यानी कि जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस जारी करी गई हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो ये किसने किया है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु स्वास्थ्य सेवा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार राष्ट्रीय दिशा निर्देश यानी कि नेशनल गाइडलाइन जारी किए हैं, जो वेटरनरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज से संबंधित है, यानी कि पशु रक्त आदान सेवाओं से संबंधित है। ठीक। यह पहल आपातकालीन परिस्थितियों में पशुओं की देखभाल के लिए लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, पशुओं का कल्याण, बायो सेफ्टी यानी कि जैव सुरक्षा, और वन हेल्थ विजन को मजबूत करना। अभी तक क्या होता था, अधिकतर पशु रक्त आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होते थे वो आपातकालीन हालत में बिना स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल के किए जाते थे। ठीक। क्लियर। ब्लड टाइपिंग, क्रॉस मैचिंग वगैरह कुछ नहीं करी जाती थी। कोई भी बायो सेफ्टी मेजर्स वहां पर नहीं थे, और खून चढ़ा दिया जाता था, जिससे अक्सर जानवर जो थे वो मर जाते थे, या उसके दूसरे दुष्प्रभाव जो थे वो सामने आते थे। तो अब इनको जारी कर दिया गया है। अब है हमारे पास फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। फिजी के राष्ट्रपति भारत आए थे, हम लोग प्रधानमंत्री भारत आए थे, हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर। फिलीपींस बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें तो जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर मौजूद एक देश है, जापान के पास मौजूद देश है। और फिलीपींस का जो वास्तविक नाम अगर देखें तो इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ फिलीपीन, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है। और भारत के लिए फिलीपींस की इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा है, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां की स्ट्रेटेजी के लिए फिलीपींस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक। 7,500 से ज्यादा, लगभग 7,640 के आसपास यहाँ पर आइलैंड है जिनसे मिलके बना है। कैपिटल क्या है फिलीपींस की, फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला। ठीक। और फिलीपीन जो है वो कहाँ पर है, वो रिंग ऑफ फायर पर सिचुएटेड है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स पर सिचुएटेड है। बहुत ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंपों का जो खतरा है वो यहाँ पर रहता है। चक्रवात यहाँ पर बहुत आते हैं। ठीक। साथ ही साथ जो साउथ चाइना सी है, उस साउथ चाइना सी के ईस्टर्न मार्जिन पर ये सिचुएटेड है। तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है फिलीपींस। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर, ये 4 से 8 अगस्त 2025 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। ठीक है। यहाँ पर फिलीपींस ने भारत के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस की रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और यहाँ पर राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ दोनों देशों के बीच में बनाई जा रही है। ठीक है। 9 समझौतों में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एयर स्टाफ वार्ता पर भारतीय वायुसेना और फिलीपींस वायुसेना के बीच टर्म्स ऑफ रेफरेंस, सेना से सेना स्टाफ वार्ता पर भारतीय सेना और फिलीपींस सेना के बीच टर्म ऑफ रेफरेंस की शर्तों को सहमति हुई है। और नौसेना से नौसेना में भी ये जो चीज है वो की गई है। ठीक। भारत सरकार और फिलीपींस सरकार के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर संधि करी गई है। सजा याफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर संधि करी गई है दोनों देशों के बीच में। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और फिलीपींस के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच 2025-28 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में किया जाएगा। तो ये है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है हमारे पास ये बाहरी अंतर यानी कि जो बाहरी एक्जो जो स्पेस है ना, आउटर स्पेस जो है, बेसिकली आउटर स्पेस जो है उसके शांतिपूर्ण उपयोग के सहयोग पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और फिलीपींस की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यहाँ पर हुआ है।
बस इसमें इतना ही। बस एक दो चीजें और हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से एक मेमोरियल जो डाक टिकट है उसका अनावरण किया है। इन डाक टिकटों पर भारत और फिलीपींस के जो राष्ट्रीय पुष्प हैं कमल और संपा गुइता को दिखाया गया है। फिलीपींस भारत में बनी हुई ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश है और दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो $3 अरब से ज्यादा है। दो चीजें और हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भारत फिलीपींस ने सॉवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए पायलट परियोजना पर समर्थन प्रदान करेगा, सपोर्ट करेगा भारत फिलीपींस में सॉवरेन डाटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए। सॉवरेन डाटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम जो पूरी तरह किसी देश की अपनी खुद की ज्योग्राफिकल और कानूनी सीमाओं के भीतर होता है। ठीक, इस पर केवल उसी देश का कानून लागू होता है और उसी देश का नियंत्रण होता है। इसमें किसी बाहरी बॉडी, किसी बाहरी देश, किसी बाहरी सरकार या कंपनी का कोई भी कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होता है। तो ये फिलीपींस के लिए भारत इसका समर्थन करेगा। साथ ही साथ भारत ने फिलीपींस को इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन IFCIOR में हिस्सा लेने के लिए भी आमंत्रित किया है। IFCIOR का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र के सूचना संलयन केंद्र में हिस्सा लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। अब ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक ओशन रिसर्च के लिए, समुद्री अनुसंधान के लिए भारत की तरफ से शुरू किया है ग्लोबल फोरम है IFCIOR। और इसका जो सेंटर है या इसका जो हेडक्वार्टर या गारिसन है वो कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और एनालिसिस सेंटर के अंदर इसका जो बनाया गया है। ठीक है, इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया गया है। फिलीपींस नागरिकों के लिए 1 वर्ष के लिए मुफ्त ई पर्यटक वीजा सुविधा का विस्तार भी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा इसरो और नासा के संयुक्त उपग्रह निसार का सफल प्रक्षेपण। निसार का पूरा नाम बेसिकली जो है वो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, पता होगा आपको वैसे। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, बना है निसार। और ये इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा ज्वाइंटली तैयार किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। और 30 जुलाई 2025 को इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया है GSLV S16 रॉकेट के द्वारा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन, पृथ्वी मतलब अर्थ, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला सैटेलाइट है। और इसको भारत के अब तक के सबसे बड़े रॉकेट GSLV MK2 से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक, बाकी इसमें हमको और नहीं देखना है। निसार का वजन 2393 किलोग्राम है और इसको 743 किलोमीटर ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस यानी कि सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। निसार बेसिकली क्या है, एक वेधशाला है, एक ऑब्जर्वेटरी है जो नासा द्वारा समर्थित L बैंड रडार को इसरो द्वारा निर्मित S बैंड रडार के साथ जोड़ता है। ये जो सैटेलाइट है ये किसी भी मौसम में दिन और रात 24 घंटे पृथ्वी की तस्वीरें ले सकता है, क्योंकि इसका काम अर्थ को ऑब्जर्व करना है। तो ये लैंडस्लाइड का पता लगाने, किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद करने और क्लाइमेट चेंज की निगरानी करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ये उसमें सक्षम है। ठीक, यहाँ पर एक खास चीज ये है कि इस उपग्रह से हिमालय और अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में होने वाले बदलाव, तो ये क्लाइमेट चेंज का असर यहाँ पर दिख रहा है। तो आइस शीट्स हैं वो पिघल रही हैं, ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। तो यहाँ पर जो बदलाव हो रहे हैं वो चाहे हिमालयन ग्लेशियर्स हो या जो अंटार्कटिका में जो ग्लेशियर्स मौजूद है उनके बदलावों को, पर्वतों की स्थिति या स्थान में बदलाव और ग्लेशियर की गतिविधियों सहित मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सकेगा। इसकी अवधि कितनी है, नासा के लिए इसकी जो अवधि है वो 3 वर्ष है और इसरो के लिए इसकी अवधि कितनी है, 5 वर्ष है। तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, एस बैंड और एल बैंड वाला भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। फिर नागालैंड में लुप्त प्राय एशियाई कछुए को दोबारा से संरक्षित किया गया। कहाँ पर, नागालैंड में। तो गंभीर रूप से क्रिटिकली लुप्त प्राय एशियाई विशालकाय कछुए को नागालैंड के पेरेन जिले के जेलियांग सामुदायिक अभयारण्य में दोबारा से लाया गया।
और इसका ये जो इनिशिएटिव है किसने किया है? नागालैंड वन विभाग और भारत कछुआ संरक्षण कार्यक्रम के द्वारा इस इनिशिएटिव को किया गया है। ठीक है। इन कछुओं का जन्म कब हुआ था? 2019 में एक संरक्षण परियोजना के तहत हुआ था, और जिसकी शुरुआत जो थी वो 2018 में बचाए गए पालतू कछुओं के साथ हुई थी। ठीक। ये जो प्रजाति है 1 दशक से भी पहले लगभग लुप्त हो गई थी। इन्हें जंगल के छोटे हाथी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये बीजों के प्रसार, यानी कि जो सीड का डिस्पर्जन है, वनों के पुनर्जनन और वन भूमि की सफाई में सहायता करते हैं। ठीक है। आवास उपयुक्तता अध्ययन ने जेलियांग अभयारण्य को पुनः स्थापित करने के लिए आदर्श बताया, यानी कि इनको किस हैबिटेट में रखा जा सकता है, कहाँ पर रखा जा सकता है, इसके लिए जब एक स्टडी करी गई तो ये चीज सामने आई कि जो जेलियांग सेंचुरी है यहाँ पर इनको दोबारा से रिस्टैब्लिश किया जा सकता है। ठीक। बस इसमें इतना। फिर एक कांडला में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण ने कांडला गुजरात में देश के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को चालू किया। ये देश का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। कैपेसिटी कितनी है? 1 मेगावाट क्षमता वाला यह संयंत्र है। ये भारत की समुद्री डीकार्बनाइजेशन और हरित ऊर्जा को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। डीकार्बनाइजेशन का मतलब होता है कार्बन रहित करना, किसी जगह से कार्बन को हटाना, तो समुद्री डीकार्बनाइजेशन। ठीक है। 4 महीने में निर्मित यह संयंत्र प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मई 2025 में घोषित 10 मेगावाट की एक बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का पहला मॉड्यूल है। 140 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता है, यानी कि एक साल में 140 मीट्रिक टन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा, और ये भारत की नेट जीरो यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके साथ ही दीनदयाल बंदरगाह मेगावाट लेवल के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का संचालन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि ये पहला बंदरगाह है जहां पर 1 मेगावाट से ज्यादा, 1 मेगावाट या उससे ज्यादा क्षमता वाला कोई ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो वहां पर काम कर रहा है। अगला पॉइंट है अरुणाचल में टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना की मंजूरी। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में, जिले का नाम ध्यान रखना है, शियोमी है। मेगावाट कैपेसिटी ध्यान रखनी है, 700 मेगावाट कैपेसिटी वाले टाटो 2 जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 8,146.2 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसे 72 महीनों में पूरा किया जाएगा। ये भारत सरकार ने मंजूरी यहाँ पर इसको दी है। ठीक। बेसिकली इसको कौन चला रहा है? तो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि नीपको और अरुणाचल प्रदेश सरकार के ज्वाइंट वेंचर के रूप में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जो परियोजना है वो 175 मेगावाट की 4 इकाइयों, तो कुल हो जाएगा 700 से सालाना 2,738.06 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इससे अरुणाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली और 1% एडिशनल बिजली स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के लिए मिलेगी। ठीक। बस गुजरात में देश के पहले ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत करी गई है, और गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है। और ये ट्राइबल्स के जो जीनोम की सीक्वेंसिंग करेगा, ट्राइबल्स के जीन की सीक्वेंसिंग करेगा, उनके जीनों का अनुक्रमण करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? आदिवासी समुदायों में पाई जाने वाली बीमारियों को समझना और उन्हें बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं देना इसका ऑब्जेक्टिव है। इस परियोजना को बेसिकली गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, और गुजरात के 17 जिलों से 2,000 आदिवासी व्यक्तियों के जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाएगी और एक वाइड जेनेटिक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से कौन कौन सी बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी? तो एक सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और कैंसर जैसी वंशानुगत बीमारियों का जल्दी पता लगाने और उनके बेहतर इलाज में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसके संकेतों की पहचान भी यहाँ पर की जा सकेगी। ठीक है। ये जो परियोजना है 2025-26 के गुजरात के बजट के तहत मंजूर की गई, और इसका टाइटल क्या है? गुजरात में जनजातीय आबादी के लिए जीनोम डेटाबेस का निर्माण। ठीक। और ये भारत के आदिवासी समुदायों के लिए अब तक की सबसे महत्वपूर्ण जीनोमिक इनिशिएटिव माना जा रहा है।
फिर है देश का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग प्रयोग। क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या होता है? क्लाउड सीडिंग होता है कृत्रिम वर्षा करवाना। ठीक, जहाँ पर सिल्वर आयोडाइड वगैरह को बादलों पर छिड़का जाता है जिससे कि बारिश होती है। और यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल करके क्लाउड सीडिंग की जाएगी, इसीलिए बोला जा रहा है देश का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग प्रयोग यहाँ पर राजस्थान में किया गया है। तो राजस्थान के राज्य कृषि विभाग ने जल संकट को दूर करने और जयपुर के रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करने के लिए ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग का प्रयोग शुरू किया है 12 अगस्त 2025 को, जो पहले चरण में विफल रहा। शुरुआत में तो कैसा रहा? फेल हो गया, यानी क्लाउड सीड नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई। ठीक, उसके बाद एक्सेल 1 द्वारा कृत्रिम वर्षा कराने में सफलता मिली। इस दौरान रामगढ़ बांध में 40 मिनट के अंदर 0.8 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज करी गई। ठीक, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसमें वर्षा मेघों में विशेष रसायनों का छिड़काव कर वर्षा को प्रेरित किया जाता है। क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म हाइड्रो ट्रेस द्वारा संचालित है। ये जो वास्तविक समय के आंकड़े, उपग्रह चित्रों और सेंसर नेटवर्क का उपयोग करके ठीक समय पर सही बादलों को लक्षित करता है। सही बादलों को लक्षित करना जरूरी है, क्योंकि अगर उस बादल में जो है नमी ही नहीं हुई तो बारिश होगी ही नहीं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तन तकनीक है। इसके माध्यम से वर्षा की मात्रा बढ़ाने के लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? जो 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 आ, सूखी, या हम बोले जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ड्राई आइस बोलते हैं। तो इनका छिड़काव किया जाता है, इससे वर्षा होती है। ठीक। तो देश का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक लॉन्च, यानी कि स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है देश के पहले स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस नेटवर्क को, जिसको शॉर्ट में स्पेस्ट बोला जा रहा है। ये भारत के पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस में एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट के रूप में सामने आया है। ठीक। ये देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंट और डेटा बेस्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से स्टेट लेवल में जो दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन, यानी कि जो ड्रग रेगुलेटरी जो सिस्टम्स हैं उनको एवेल्युएट करना, उनको और ज्यादा मजबूत करना इसका ऑब्जेक्टिव है। ये क्या करेगा? ये दवाओं की गुणवत्ता यानी कि दवाओं की क्वालिटी, उनकी सेफ्टी, उनकी इफेक्टिवनेस यानी कि उनकी प्रभावशीलता पर बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है कि देश के हर नागरिक को बिना जगह की परवाह किए हुए सुरक्षित और प्रभावी दवाएं मिले, यानी कि कहीं पर भी वो व्यक्ति हो उसको सुरक्षित और असरकारक दवाइयां जो है वो मिले। और वैसे भी हम जानते हैं कि भारत जो है वो फार्मेसी के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े एरियाज में से एक है, और ग्लोबल लेवल पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने में भारत का नाम है, और इसीलिए भारत को बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है। टीकों के लिए भारत को WHO इमरजेंसी स्टेटस मिलने जैसी पिछली सफलताओं ने दवा विनियमन में भी सुधारों के लिए आधार तैयार किया है। ठीक है। यहाँ पर जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSU है, वो श्रेष्ठ की निगरानी करेगा और राज्यों को दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहले में मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स होंगी और दूसरे में डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज होंगी। जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं इनमें 5 थीम्स के तहत 27 इंडिसेस पर इनको इवेलुएट किया जाएगा। ये जो थीम्स हैं वो कौन कौन से हैं? ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा, लाइसेंसिंग गतिविधियां, निगरानी गतिविधियां, और त्वरित प्रक्रिया क्षमता यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कैपेसिटी। उसके बाद आते हैं मुख्यतः वितरण वाले राज्य के अंतर्गत जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इन्हीं स्टैंडर्ड पर 23 इंडिसेस पर इनका मूल्यांकन किया जाएगा। और डेटा सबमिशन रैंकिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जो स्टेट्स होंगे वो हर महीने की 25 तारीख तक डेटा जमा करेंगे। अगले महीने की 1 तारीख को मैट्रिक्स का स्कोर तैयार किया जाएगा। ठीक है। ये इतनी बात ध्यान रखनी है। ये भारत की सबसे लंबी रूट वाली भारत वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया गया। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। ठीक।
ये जो उद्घाटन है ये नागपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया है। ये ट्रेन देश में किसी भी वंदे भारत एक्सप्रेस द्वारा तय की जाने वाली सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड करती है। और यात्रा का समय नागपुर से पुणे तक लगभग 12 घंटे का है। ठीक है, इतना इसमें ध्यान रखना है। फिर एशिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी रुद्राष्ट्र का सफल परीक्षण किया गया है 7 अगस्त 2025 को। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राष्ट्र का सफल परीक्षण किया गया है। 4.5 किलोमीटर लंबाई की मालगाड़ी चेंज कर सकती है भारत में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को, क्योंकि लंबी है तो एक बार में काफी ज्यादा जो सामान है वो माल ले जा सकती है। ठीक। इसको पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन ने ये परीक्षण किया है। दौंडगंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन जो चंदौली में है, वहां से झारखंड के गढ़वा के बीच किया गया है। और 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसने तय करी। इसमें कुल 354 वैगन और 7 इंजन लगे हैं। दो सबसे आगे लगे हैं, और हर 59 बोगियों के बाद एक इंजन और लगा हुआ है। कुल लोड क्षमता प्रति वैगन 72 टन है। उतना हमको ध्यान नहीं रखना है। बस आगे चलते हैं। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। ये किया है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान और राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB में भारत के पहले और अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। ठीक है, बस इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नहीं। ठीक। फिर बाल न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को यानी कि साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स को पैनल में शामिल करने वाला पंजाब पहला राज्य बना है। तो जुडिशियल सिस्टम है, खासतौर से जो जुवेनाइल जुडिशियल सिस्टम है उसको और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए पंजाब सरकार भारत का पहला राज्य बन गया है। इसने किशोर न्याय अधिनियम यानी कि जुडिशियल जो एक्ट है 2015 का, उसके तहत सांकेतिक भाषा के दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से लिस्ट करके पैनल में शामिल किया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी बात को बोल के बता नहीं पाते, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, डीफ डम्ब होते हैं, तो वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल पर्सन जो साइन लैंग्वेज की जानकारी नहीं है वो उनकी बातों को समझ नहीं सकता, ना उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यहाँ पर साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स को इसमें शामिल किया गया है पैनल में। इस कदम का उद्देश्य वाणी या श्रवण बाधित बच्चों के लिए न्याय और अधिकारों तक पहुंच को मजबूत करना और संचार संबंधी यानी कम्युनिकेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, कमियां, उनको दूर करना है। ठीक है। जो पंजाब की सरकार है इन्हें पंजाब के सभी जिलों में तैनात करेगी। ठीक है। इससे किशोर न्याय, न केवल किशोर न्याय बल्कि भारत के व्यापक मानवाधिकार एजेंडे के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सुनने और बोलने में असमर्थ बच्चों की न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग मिलेगा। फिर अगला है हमारे पास लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश का पहला वनस्पति उद्यान, पहला बॉटनिकल गार्डन है लद्दाख में, ये लगाया जा रहा है। और ये कहाँ पर है, पूर्वी लद्दाख के श्योक गांव जो श्योक नदी के तट पर है, और ये गलवान घाटी के रास्ते पर स्थित है। यहाँ पर जल्दी ही लद्दाख का पहला बॉटनिकल गार्डन जो है वो बन के तैयार है। ये जो बॉटनिकल गार्डन है, ये स्थानीय फलों, औषधीय पौधों और दुर्लभ वनस्पतियों और चट्टानों के संरक्षण के लिए बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट लद्दाख के गो ग्रीन ग्रो ऑर्गेनिक अभियान का हिस्सा है। इसका ऑब्जेक्टिव है बंजर भूमि को पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना के माध्यम से ग्रीन जो है एरिया में चेंज करना। ठीक है। लद्दाख के स्थानीय फलों, औषधीय वनस्पतियों, पर्वतीय वनस्पतियों और चट्टानों की प्रजातियों का संरक्षण करके इसको इको टूरिज्म और वाल जोर टूरिज्म का केंद्र बनाना है। आगे चलते हैं। दिल्ली विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली विधानसभा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली विधानसभा क्या हो गई है, दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलती है। विधानसभा की छत पर 500 किलोवाट की सोलर ऊर्जा परियोजना चालू हुई है, तो सतत और पर्यावरण अनुकूल शासन की दिशा में एक अहम कदम है।
ठीक है। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा ने वन नेशन वन एप्लीकेशन पहल के तहत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही अब कागज रहित होगी, जिससे कार्यकुशलता, पारदर्शिता और पर्यावरणीय संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी कि पेपरलेस भी हो जाएगी। आगे चलते हैं। कॉमन सेक्रेटरीट परियोजना के तहत पहली इमारत का उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट परियोजना के तहत पहली इमारत है कर्तव्य भवन। ध्यान रखना इस इमारत का नाम कर्तव्य भवन का 6 अगस्त 2025 को उद्घाटन किया है, जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना का एक अंग है। इस कर्तव्य भवन में 3 नंबर है। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय वगैरह वगैरह, कार्मिक और कृषि विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय जो है यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 10 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 50 से अधिक मंत्रालयों और विभागों को एक छत के नीचे लाया जाएगा। ये जो है ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी अधोसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है। फिर है विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान। तो यहाँ पर तेलंगाना के राज्यपाल ने हैदराबाद के कान्हा शांति वन में बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है, और ये विश्व का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन माना जा रहा है। इसे संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस संस्था के सहयोग से बाबूजी महाराजा की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में विकसित किया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के कान्हा गांव में स्थित है। बस। फिर राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने पौधों के संरक्षण हेतु 2 समझौते पर हस्ताक्षर। तो भारत की औषधीय पौधों की समृद्ध विरासत के संरक्षण और उनके लाभों के बारे में ज्ञान के प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यानी कि मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर अगर देखें तो पहला समझौता जो है वो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड और पुणे स्थित ईश वेद बायो प्लांट वेंचर के बीच में हुआ है। ये समझौता बेसिकली दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय, ठीक, रेयर, एंडेंजर्ड और जो विलुप्त प्राय हैं ऐसे औषधीय पौधों के जन्म प्लाज्म के संरक्षण पर केंद्रित, इसमें टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दूसरा समझौता एक ट्राइलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें एनएमपीबी, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, एनएमपीबी वही नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और एम्स नई दिल्ली के बीच में ये किया गया है। ठीक। इसकी जो प्रमुख पहल है वो एम्स के प्रेमाइसेस में राष्ट्रीय औषधि पादप उद्यान की स्थापना करना है, जो रोगियों, छात्रों और जो आने वाले लोग हैं उनके लिए औषधि पौधों की उपचारात्मक क्षमताओं को समझने के लिए एक शैक्षिक और जागरूकता केंद्र के रूप में काम करें। इसमें और हमें नहीं पढ़ना है। फिर है भारत में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू हो गई है और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो भारत जो है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL तो जुलाई 2025 में शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके भारत की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को संरक्षण संवर्धन करना है। TKDL बेसिकली क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों और ज्ञान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक की मदद से कंजर्व और अरेंज करता है, व्यवस्थित करता है। WHO की नई रिपोर्ट मैपिंग द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रेडिशनल मेडिसिन में भारत के इस योगदान की विशेष रूप से प्रशंसा की गई है। इसमें भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एप्लीकेशन हैं जैसे नाड़ी परीक्षण, टंग एनालिसिस यानी कि जीवा विश्लेषण और प्रकृति मूल्यांकन का उल्लेख किया गया है। एक प्रमुख क्षेत्र है आयुर्जीनोमिक्स, जो आयुर्वेद और जीनोमिक्स को जोड़कर व्यक्तिगत स्वास्थ्य सलाह देता है। यहाँ पर भी हर्बल दवाओं के नए उपयोग में भी AI का प्रयोग किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी की एक सोच है एआई फॉर ऑल, और इसके तहत एआई को सामाजिक कल्याण, खासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात की जा रही है। 18वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट 2025 10 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में जो शेर है इनकी आबादी 2020 से 2025 के बीच में 674 से बढ़कर 891 हो गई है। 32% की वृद्धि यहाँ पर हुई है। जो शेरों की वयस्क मादाएं हैं, जो लॉयनेस है, उनमें संख्या 260 से 26.9% बढ़कर 330 हो गई, यानी कि जो लॉयनेस है ये 330 हो गई हैं। ठीक। यहाँ पर ये कहा गया है कि बड़ौदा वन्यजीव अभयारण्य में नई सैटेलाइट आबादी यहाँ पर शामिल, जो मेन जगह से निकल के कहीं पर दूसरी जगह पर शेर जो बसने लगते हैं उसको सैटेलाइट आबादी कहा जाता है। और इसमें 497 शेर 9 जगहों पर पाए गए। वैसे ही गुजरात के अमरेली जिले में शेरों की सर्वाधिक संख्या दर्ज करी गई। यहाँ पर 82 एडल्ट मेल्स हैं, 117 एडल्ट फीमेल्स हैं, और 79 जो है वो कब्स हैं, यानी कि 79 शावक हैं। शेरों की आबादी में सबसे ज्यादा वृद्धि जो है 100% की वो देखी गई मिटियाली सेंचुरी के और उसके आसपास के इलाकों में। देखिए भावनगर मेनलैंड में शेरों की आबादी 84% और साउथ ईस्ट तक में 40% रही। गिरनार वन्यजीव अभयारण्य में 4% और भावनगर में 12% शेरों की आबादी में गिरावट जो है वो दर्ज करी गई। फिर केरल के संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्र, केरल जो है वो 2025 के संरक्षित क्षेत्रों के कंजर्व्ड एरियाज के जो नेशनल इवेल्युएशन हुआ है, राष्ट्रीय मूल्यांकन, उसमें टॉप पोजीशन पर है। यहाँ पर केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्र यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन यानी कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस और इवेल्युएशन MEE 2020-2025 साइकिल में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टेट डिक्लेयर किया गया है। मूल्यांकन किसने किया है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। केरल को 76.22% का स्कोर मिला। ये अकेला राज्य से बहुत अच्छा की रेटिंग जो है वो मिली। यहाँ अगर देखें तो नंबर 1 पर केरल है, नंबर 2 पर कर्नाटक है, 3 पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश चौथे नंबर पर। बहुत अच्छा जो है वो केवल केरल को मिला है, 75% से ऊपर की रेटिंग। ठीक है। इसमें कुल 438 जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनका मूल्यांकन किया गया, जिसमें IUCN और जो प्रोटेक्टेड एरियाज पर जो वर्ल्ड कमीशन है उसके द्वारा जो निर्धारित ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके तहत 6 प्रमुख कैटेगरीज के अंतर्गत 32 मानदंडों या स्टैंडर्ड्स के आधार पर जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस है या प्रबंधन प्रभावशीलता है उसको स्टडी किया जाता है। केरल के जो प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनमें एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को देश का शीर्ष पार्क माना गया है, जिसका क्षेत्रफल है 97 वर्ग किलोमीटर, और ये साउथ वेस्टर्न जो घाट है वहां पर मौजूद है। यहाँ पर शोला जो घास है और जो नीलगिरी ताहर है वो पाया जाता है। यहीं पर नीलकुंजी फूल जो है वो भी खिलता है, जो 12 साल में एक बार खिलता है। वेस्टर्न घाट के यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र में शामिल है। हम जानते हैं वेस्टर्न घाट यहाँ पर है। इसका स्कोर 92.97% देश में सर्वाधिक है। जम्मू कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान को 92.9 की रेटिंग प्राप्त है। देखिए केरल की रेटिंग अपनी अलग है। केरल की रेटिंग कितनी है? 76.22। और ये जो 90 जो 2.97 रेटिंग है ये इस उद्यान की है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की है। और नंबर 2 पर जो है वो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर का, तो 92.9 की रेटिंग मिली। ठीक है। केरल के मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान को 90.63 की रेटिंग मिली है, और गैलेक्सी मेट है यहीं पर जो है पाया गया है। और ये हाथियों के गलियारे के लिए भी प्रसिद्ध है। जो यहाँ पर इवैल्यूएशन के कंपोनेंट है जिनके आधार पर इवैल्यूएट किया जाता है वो कौन कौन से हैं? तो जैव विविधता का संरक्षण, उनकी बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन, हैबिटेट की क्वालिटी आवासीय गुणवत्ता, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन यानी कि सामुदायिक सहभागिता, अवसंरचना और अनुकूलता प्रबंधन है। ठीक। तो नंबर 1 पर वैसे तो केरल है, लेकिन अगर हम देखें जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर जो नंबर है वो चंडीगढ़ का है। इसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है, 85.16 की रेटिंग है इसकी। सबसे कमजोर लद्दाख का है, 34.9% की रेटिंग लद्दाख की।
तो हम लोग इसको आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगला हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि इसका जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर। और जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है उस पर जरूर पार्टिसिपेट करें। तो उस पर इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।